नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो जो जितने भी इसके क्वेश्चंस बन रहे हैं हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, या तो आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा इस टॉपिक को। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय। स्थायी पूंजी के उपभोग को कहते हैं मूल्यह्रास। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, तो इसको कहेंगे कुल घरेलू उत्पाद। भारत में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष है 2011-12। तो जो यहाँ पर आय आएगा, भारत में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष है 2011-12। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन है, तो क्या है ये है वर्तमान हस्तांतरण। साधन आय नहीं है, तो जिस तरह के इस तरह से कोई साधन, यानी कि आपको जैसे वृद्धावस्था पेंशन मिल गई है या बेरोजगारी भत्ता मिल गया, इस तरह जो भी मिलता है, तो इस तरह की अगर कोई साधन है तो वो कोई आय नहीं है, कोई आपकी वो आय नहीं है, वह पूंजीगत हस्तांतरण है। डैश परिवारों, उद्योगों तथा सरकार को एक दूसरे से प्राप्त होता है, तो क्या होता है परिवारों, उद्योगों और सरकार को जो एक दूसरे से मिलता है वह क्या है, वह हस्तांतरण आय है। हस्तांतरण आय में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता, तो इसके अंदर किसको सम्मिलित नहीं करते हैं, तो ये करते हैं मिश्रित आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। रॉयल्टी में शामिल नहीं होता, तो रॉयल्टी में ब्याज शामिल नहीं होता है। उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय कहलाती है, तो वह है लाभ। किसमें परिचालन अधिशेष नहीं होता, तो वह धर्मार्थ हॉस्पिटल में। स्टॉक में परिवर्तन हो सकता है, नियोजित और अनियोजित दोनों। शुद्ध निवेश क्या है, तो ये शुद्ध निवेश है सकल निवेश और मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय का मापन किस विधि से किया जाता है, तो राष्ट्रीय जो आय होती है, देश की जो आय रहती है, उसको किस तरह से नापा जाता है, तो उसको आय विधि, जमा विधि, व्यय विधि, इन सभी के द्वारा नापा जाता है। यह अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, तो इसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र तीनों ही सम्मिलित रहते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है, तो उत्तर रहेगा दोहरी गणना। राष्ट्रीय आय की गणना में महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं, तो जो राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है, उसको नापा जाता है गणना में, तो वो क्या आधार प्रस्तुत होता है, तो महत्वपूर्ण आधार इसमें क्या, तो उसमें उत्पादन, आय तथा व्यय तीनों के द्वारा होता है, उत्पादन, आय और व्यय। तृतीयक क्षेत्र को और क्या कहते हैं, तो तृतीयक जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय, तो तृतीयक क्षेत्र को और दूसरा नाम, एक नाम और दिया गया, तो वो क्या है, तो इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दो पक्षों के बीच होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की अदल बदल की प्रक्रियाओं को कहते हैं, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय। तो देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी को कहते हैं भाई मैं आपको ये चीज़ दे देता हूँ, मान लीजिए चावल है या कोई अन्य चीज़ है, कि मेरे पास गेहूँ ज़्यादा है, गेहूँ आप ले लीजिए, मुझे आपके चावल का उत्पादन, आप मुझे चावल दे दीजिए, तो क्या है, ये अदला बदली है। तो जो इस अदल बदल की जो दो पक्षों में प्रक्रिया रहती है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको वस्तु विनिमय बोला जाता है। किसमें, अर्थशास्त्र की भाषा में। जैसे गेहूं से चावल की अदल बदल एक उदाहरण है किसका, वस्तु विनिमय का। वस्तु विनिमय की आवश्यक दशाएं हैं, तो ये जो आवश्यक दशाएं क्या हैं, ये सरल में और सीमित आवश्यकताएं हैं, सरल और सीमित आवश्यकताएं। वस्तुओं तथा वस्तुओं के माध्यम से किए जाने वाले आदान प्रदान को अर्थशास्त्र में कहते हैं। तो अभी आपको बताया ना, जैसा कि जैसे गेहूं और चावल का अदला बदली करना, या मान लीजिए आपके पास कुछ और चीज़ है, कोई कपास पैदा करता है, कोई ज्वार बाजरा करता है। कई बार किसान लोग भी ऐसा कर लेते हैं आपस में कि एक किसान के खेत में मान लीजिए गेहूं ज़्यादा उगाता है, एक के पास चावल है, तो आपस में एक अदला बदली वो लोग करते हैं, तो इसको अर्थशास्त्र में क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख लाभ क्या होते हैं,
तो जब अदला बदली का जो है उसका क्या फ़ायदा रहता है, आदान प्रदान का क्या फ़ायदा रहता है? एक तो सरल प्रणाली होती है, एक तो क्या हुआ सरल, भाई आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास एक दूसरे के पास चीज़ है तो वहीं की वहीं आपने चीज़ें एक दूसरे से ले ली जो आपको ज़रूरत है। दूसरा, आपस में आप एक दूसरे का सहयोग है तो परस्पर इसमें सहयोग में वृद्धि होती है। आर्थिक समानताओं का अभाव रह जाता है इससे। चलिए नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन सी कठिनाइयाँ हैं? तो इसमें मुश्किलें भी हैं, तो दोहरे सहयोग का अभाव, वस्तु विभाजन की कठिनाई कि वस्तुओं को किस तरह बांटा जाए, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, तो ये सब इसमें कठिनाइयाँ भी हैं। विनिमय की विशेषताएं हैं, तो वस्तु विनिमय की विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें दो पक्ष होते हैं और दो जो पक्षों के मध्य धन का हस्तांतरण, तो दो पक्ष होते हैं ना, आदान प्रदान करेंगे तो दो पक्ष तो चाहिए एक दूसरे से अगर लेन देन करना है तो। विनिमय का क्या लाभ है? तो विनिमय का फायदा है बाजार का विस्तार, तो जब ये विनिमय का क्या फायदा रहेगा? बाजार का विस्तार। एन आउटलाइन ऑफ मनी, एन आउटलाइन ऑफ मनी के लेखक कौन है? तो जो एन आउटलाइन ऑफ मनी बुक है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये क्राउथर ने लिखी है। ए ट्रीटाइज ऑफ मनी के लेखक कौन है? तो ये कीन्स। मुद्रा वह वस्तु है जिसको देखकर ऋण और मूल्य संबंधी अनुबंधों का भुगतान किया जाता है, जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जा सकता है। तो यह कथन किसका है? तो मुद्रा वह वस्तु है जिसको देखकर ऋण और मूल्य संबंधी अनुबंधों का भुगतान होता है। तो मुद्रा क्या है? एक जैसे वस्तु है जिसके द्वारा क्या, जैसे ऋण है, आप ऋण ले सकते हैं, साथ ही जो आप मूल्य वगैरह रखते हैं किसी भी चीज़ का उसका भुगतान कर सकते हैं, साथ ही उसको रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय भी किया। तो ये किसने कहा? तो ये कहा है कीन्स। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कथन किसका है? तो ये हार्टले विदर्स का, हार्टले विदर्स का। किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए उसमें सबसे पहले विशेषता होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले जो विशेषता है वह सर्व स्वीकृति की होनी चाहिए। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत किसी को शामिल किया जा सकता है, तो किसको? मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम। मुद्रा के गौण कार्यों के अंतर्गत मूल्य का संचय, स्थगित भुगतानों का मान, मूल्य हस्तांतरण सभी को शामिल किया जाता है। किसमें? मुद्रा के गौण कार्यों के अंतर्गत। मुद्रा की क्या कार्य हैं? तो मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय। मुद्रा के प्राथमिक एवं द्वितीयक कार्यों को क्या कहते हैं? तो मुद्रा में जो प्राथमिक और द्वितीय जो काम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको मुद्रा की स्थैतिक कार्य बोला जाता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, तो यानी कि जो अर्थशास्त्र है, जो मुद्रा है, कोई पैसा है, रुपया है, तो उसको ये मुद्रा बोलते हैं ना। तो मुद्रा वह धुरी है जिसके तरफ जो अर्थ विज्ञान है, जो अर्थशास्त्र, अगर मुद्रा नहीं होगी तो अर्थशास्त्र की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मुद्रा है तो मुद्रा की वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था मार्शल ने। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किसका है? तो यह है ग्रेशम। भारतीय रुपया है, अब जो भारत है, जो हमारी इंडियन करेंसी है, वो क्या है? वो एक अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। क्या है? अपरिवर्तन, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो भारतीय रुपया है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। भारतीय रुपया है क्या? प्रामाणिक व सांकेतिक सिक्का दोनों। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय क्या है? तो मुद्रा की जो पूर्ति है तो उससे क्या है? एक तो होती है बैंक में जमा राशि, तो आप जाते हैं बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं। दूसरा होता है जनता के पास उपलब्ध रुपए, यानी कि कुछ रुपए आप लोग देखते हैं, आप घर में रखते हैं कि भाई सब्जी लेनी है, ये लेना है, तो आपके घर में भी आपके पास पैसे रहता है, तो जनता के पास जो पैसा है। और डाकघर में जमा बचती राशि, तो डाकघर में भी आप लोग अपना पैसा बैंक की तरह जमा करवाते हैं, स्कीम्स लेते हैं। तो जो मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय इन सभी से है। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य होते हैं? जो व्यापारिक बैंक रहते हैं वो कौन से होते हैं, वो क्या काम करते हैं? एक तो आपको ऋण देते हैं, लोन आदि देते हैं। दूसरा जो जमा होते हैं, जो जमा आप पैसा करते हैं,
उन जमा पैसे को स्वीकार करते हैं, साथ ही साख निर्माण। तो ये सब काम व्यापारिक बैंक के रहते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं होती हैं। तो व्यापारिक बैंकों में किस प्रकार की राशि को किस तरह स्वीकार किया जाता है? तो यह होता है बचत जमा, बिल्कुल बचत भी जो खाता आपका रहता है, चालू खाता होता है, सावधि जमा खाता रहता है। तो ये तीनों इनकी बैंकों द्वारा स्वीकार करने वाले जमाएं होती है। जनता का बैंक कौन सा है? तो आप लोग जब बैंक जाते हैं तो वो कौन सा रहता है? तो आपका जो बैंक रहता है, आप दोनों में जाते हैं, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक, जनता के दोनों ही बैंक होते हैं। व्यापारिक बैंक किस प्रकार के ऋण देते हैं? तो ये किसके? तो नकद, साख, अधिविकर्ष, ऋण एवं अग्रिम, ये इस पर सभी प्रकार का ऋण देते हैं। व्यापारिक बैंक के गुण कार्य क्या हैं? तो ये एजेंट के रूप में कार्य करता है, सामान्य उपयोगिता के कार्य और सामाजिक कार्य। बैंक का एजेंसी कार्य क्या होता है? तो बैंक का एजेंसी कार्य है ट्रस्टी का कार्य करना। इलाहाबाद बैंक क्या है? तो इलाहाबाद बैंक किस प्रकार का बैंक है? तो यह है व्यापारिक बैंक। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए कि एटीएम का फुल फॉर्म बताइए, तो आप कहेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR क्या होता है? तो ये घटता है तब। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? तो ये होता है, इसमें नोट निर्गमन करते हैं और जमा स्वीकार करते हैं। बैंक से मुद्रा निकालने की विधि, तो आपको सबको ही पता है कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप बैंक कैसे पैसा निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट बैंक में जाते हैं, बैंक के आपके पास आपकी कॉपी रहती है, वहाँ पर एक फॉर्म पड़ा होता है, फॉर्म फिल करेंगे और खुद अपना पैसा वहाँ पर निकालते हैं, उसको कहा जाता है आहरण पत्र। दूसरा, आपके पास चेक रहते हैं, चेक बुक होती है, आप चेक बुक के द्वारा पैसा निकालते हैं। और आजकल तो अब ATM हो गया है, तो आप ATM के द्वारा भी पैसा निकालते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, उत्तर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया था 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय स्थित है, तो जो इसका हेड ऑफिस है वह कहाँ है? मुंबई में। भारत ने पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार है, तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई नोट निर्गमन की कोष व्यवस्था है, तो न्यूनतम। मौद्रिक नीति का संबंध है, तो उत्तर रहेगा रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट से। मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण कौन करता है? तो मुद्रा और जो साख नियंत्रण है यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ण रोजगार क्या है? ये एक वास्तविक स्थिति है। बाजार का नियम प्रस्तुत किया है, तो बाजार का नियम किसने दिया है? तो ये दिया है JB से ने। JB से का नियम लागू होता है, तो JB से का नियम किस पे लागू है? तो यह वस्तु विनिमय प्रणाली और क्रय विक्रय प्रणाली पर लागू होता है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं से सृजित कर लेती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं से सृजित, यह कथन किसका है? तो यह JB से ने कहा है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक तथा वास्तविक मजदूरी में संबंध होता है, कैसा? प्रत्यक्ष तथा अनुपातिक। देखिए, ज़्यादा लंबा, ज़्यादा डिटेल्स अभी बोलने का टाइम नहीं है, एग्ज़ाम 5 और 6 का, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी में हम लोग वन लाइनर लेकर आए हैं और डिटेल भी ज़्यादा इसीलिए आपको नहीं बता रहे हैं। प्रतिष्ठित और अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो ये होता है आकस्मिक बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि जो क्षणिक रहती है। ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यों के लेखक कौन है? तो ये AC पिगू हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने? तो ये JM किन्स ने लिखी है। प्रॉपर्ट किन्स का विश्लेषण है, तो क्या विश्लेषण इनका है? समष्टिपरक और अल्पकालीन। सामूहिक मांग के प्रमुख घटक हैं, तो सामूहिक मांग के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत उपभोक्ता, सार्वजनिक उपभोग और विनियोग। किन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है, तो किन्स ने के अनुसार बेरोजगारी किस प्रकार दूर की जा सकती है? तो इनके अनुसार बेरोजगारी समग्र मांग व समग्र पूर्ति बढ़ाकर, समग्र मांग व समग्र पूर्ति बढ़ाकर। किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इनके अनुसार है समग्र मांग में कमी। किन्स के विचार में मंदी दूर करने के लिए, तो
कीन्स का क्या विचार है कि मंदी को कैसे दूर कर सकते हो, तो इनका विचार है कि सार्वजनिक व्यय बढ़ाना चाहिए। अधिक पूंजी निवेश होने पर पूंजी की सीमांत दक्षता होती है क्या, घटती है। विनियोग हो सकता है कैसे, वित्तीय विनियोग और वास्तवीय विनियोग, दो तरह से। निवेश की मात्रा में वृद्धि होने पर पूंजी की सीमांत दक्षता क्या होती है, घटती जाती है। अतिरिक्त विनियोग की प्रत्याशित लाभप्रदता डैश कहलाती, उत्तर रहेगा पूंजी की सीमांत दक्षता। आय एवं उत्पादन के संपूर्ण स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर वृद्धि होती है, किसमें, उत्पादन में, आय में, रोजगार में। न्यून रोजगार संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने, कीन्स ने। कीन्स का गुणक सिद्धांत किसके मध्य संबंध स्थापित करता है, उत्तर रहेगा निवेश तथा आय। कीन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है, उत्तर रहेगा आपका अपूर्ण रोजगार संतुलन। यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे कहा जाता है क्या, न्यून मांग की दशा। पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाले सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है कौन, उत्तर रहेगा स्फीतिक अंतराल, अपस्फीतिक अंतराल। अपस्फीतिक अंतराल किसकी माप बताता है, उत्तर है न्यून मांग की। तो ये थे आज के लिए प्रमुख क्वेश्चंस। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके रिलेटेड जो भी हमारे अभी क्वेश्चंस और बनेंगे, हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी आप तक वो वीडियो पहुंचाने की। अगर आपको PDF चाहिए है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ कमेंट करके PDF के लिए बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।